प्यारे बच्चों, विद्रोही और राज इस पाठ के पार्ट 2 में हम लोग पाठ को आगे सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें आगे है कि जो अवध का क्षेत्र था, उस अवध के क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कैसे लिया था, यानी अवध का अधिग्रहण किस प्रकार हुआ था, उसे हमें समझना है। तो देखिए बेटा, इसमें ऐसा था कि 1851 में उस समय लॉर्ड गवर्नर जो था वो था जनरल लॉर्ड था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसने अवध की रियासत को लेकर के, यानी अवध का जो उस समय साम्राज्य था, उसको लेकर के एक बात कही थी कि ये जो गिलास फल है यानी चेरी, एक दिन खुद ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगी। और ठीक 5 साल बाद यानी 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी अवध की रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब इसे मिलाया कैसे गया था, इसको समझेंगे कि 1801 का समय था कि अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी। सहायक संधि का मतलब होता था, अगर अंग्रेज़ों का किसी भी राजा के साथ समझौता हो जाता था तो उसे उसकी खुद की सेना नहीं रखने दी जाती थी, और ये कहा जाता था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेज़ों की सेना ही तुम्हारी मदद करेगी। तो सहायक संधि की शर्त के तहत जो अवध का नवाब था, उसकी सेना को समाप्त कर दिया गया, और जो उसकी रियासत थी वहाँ पर अंग्रेज़ों की सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया। यानी अंग्रेज़ों की सेना कहाँ पहुँच गई? अवध के नवाब के रियासत के अंदर पहुँच चुकी थी। और जो नवाब का दरबार लगता था, वहाँ पर ब्रिटिश का अपना एक आदमी यानी रेजिडेंट जो था, वो सलाह देने का काम करता था नवाब को। देखिए अवध के शासक को किस तरह कमज़ोर कर रहे थे कि उसकी रियासत में अपनी सेना की टुकड़ी भेज दी गई, उसके दरबार में सलाह देने के लिए अंग्रेज़ का आदमी भेज दिया गया। तो ये जो सैनिक ताकत नवाब की ख़त्म हो गई, इसके कारण नवाब को अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि अब वो जो नवाब था अंग्रेज़ों की सेना पर निर्भर हो गया था, और नवाब के क्षेत्र में जो भी मुखिया लोग थे या जो ताल्लुकेदार जमींदार लोग थे, उन पर उनका नियंत्रण नहीं रहा जा रहा था। जो लोग नवाब को पसंद नहीं करते थे, वो खुल करके विद्रोह करने लगे। अब ये जो अवध अवध का क्षेत्र था, इसमें आखिर अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट क्यों था, क्यों रुचि थी? तो इस कारण को हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो इलाका था अवध का, यहाँ पर नील और कपास की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती थी, अच्छी पैदावार की जा सकती थी, और अंग्रेज इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाज़ार देख रहे थे, किसको बाज़ार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और ज़्यादा कमाई की जा सकती है। तो 1850 तक आते आते अंग्रेज़ों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, चाहे मराठा भूमि है, दोआब का क्षेत्र है, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, इन सभी इलाकों में अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा लिया था। 1856 में अवध का जो क्षेत्र था, इस पर कब्जा करने के बाद जो अंग्रेज़ों का यहाँ क्षेत्रीय विस्तार था, वो प्रक्रिया पूरी होने वाली थी। यानी उनको था कि अगर हम अवध पर कब्जा कर लेते हैं तो जो हमें अपना साम्राज्य का विस्तार करना है वो अपने आप में पूरा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ ही अवध पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उसे गद्दी से क्यों हटा दिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि सहायक संधि उस पर थोप दी गई थी, और उसको धीरे धीरे आगे चल कर के अयोग्य शासक घोषित करने का प्रयास किया गया। तो इन बातों को थोड़ा हम समझते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन सबसे अधिक गुस्सा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यानी जो उसने अंग्रेज़ों ने अधिग्रहण की नीति लागू करी थी, दूसरे के इलाके पर कब्जा करने की जो नीति लागू की थी, तो उसमें उस बात को लेकर लोगों में गुस्सा तो था, लेकिन ये गुस्सा सबसे ज़्यादा अवध के क्षेत्र में था। और यहाँ के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उनको ये कहकर गद्दी से हटा दिया गया था कि वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला रहे हैं।
और वाजिद अली शाह को वहाँ से हटा करके कलकत्ता भेज दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार का ये निष्कर्ष सही नहीं था, लोकप्रिय नहीं था, लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी उन्हें बहुत प्यार करती थी, उन्हें दिल से चाहती थी। जिस समय वाजिद अली शाह लखनऊ से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके साथ रोते रोते कानपुर तक उनके साथ गए, और ये जो लोगों की परेशानी है, उस परेशानी को देख करके उस समय के जो प्रेक्षक लोग हैं उन्होंने इसका वर्णन भी किया है कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, यानी जैसे किसी के शरीर से जान निकल जाती है उस तरीके से शहर दिखाई पड़ रहा था। सर जो शहर था वो बेजान सा दिखाई पड़ रहा था। कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से जान आलम के बिछड़ने पर लोग बिलाप ना कर रहे हों, ऐसा लोगों ने उस समय वर्णन किया है। तो ये जो नवाब थे, इनको हटाए जाने से उस इलाके के जो संगीतकार लोग थे, नर्तक लोग थे, कवि, कारीगर, नौकर, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन सब के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया, क्योंकि उनके इलाके में काम करते थे, सबको अपने अपने काम जाते हुए दिखाई पड़ने लगे कि हम अब आगे काम कैसे करेंगे। तो ये जो अब किसान और ताल्लुकेदार और ज़मींदार, इन लोगों का विद्रोह में कैसे शामिल हुआ, मतलब ये शामिल कैसे होते हैं, अब इसके बारे में सीखेंगे हम कि अवध में लोगों की पीड़ा ने, जो अवध का इलाका था, लोगों को जो कष्ट था, तो कष्ट होने के कारण उस इलाके के जो राजकुमार हैं या ताल्लुकेदार हैं, किसान हैं या सिपाही हैं, ये सब आपस में मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि अवध में जो संकट आया, उस संकट के कारण ये लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और ये सभी लोग अंग्रेजी राज के आने से बहुत दुखी थे। इसलिए दुखी थे कि जो एक बनी बनाई व्यवस्था थी, जो उनकी बहुमूल्य यादें थीं, वो सब कुछ इनको बिखरता हुआ नज़र आ रहा था कि सब ये बिछड़ता जा रहा हमसे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस 1857 के विद्रोह में इन लोगों की भावनाएं व्यक्त हो रही थीं। अवध के अधिग्रहण से केवल जो वहाँ का नवाब था उसको ही गद्दी से नहीं हटाया गया, बल्कि इसके इलाके में, इसकी रियासत में जो भी ताल्लुकेदार थे, जो अमीर किसान थे यानी ज़मींदार थे, वो भी लाचार हो गए थे। अवध के गांव में जो ताल्लुकेदारों की ज़मीन थी या जो किले थे, वो बहुत बिखरे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में उनके थे, और एक लंबे समय से इन ताल्लुकेदारों का इन ज़मीनों पर नियंत्रण था। और अंग्रेज़ों के आने से पहले इन ताल्लुकेदारों के पास भी अपने खुद के सिपाही होते थे, और नवाब की अगर ये अधीनता स्वीकार कर लेते थे, नवाब के अंडर में अगर आ जाते थे, तो नवाब इन्हें बहुत सारी छूट दे दिया करते थे। कई ताल्लुकेदार तो ऐसे थे जिनके पास 12,000 तक पैदल सिपाही हुआ करते थे, और कुछ छोटे ताल्लुकेदार थे जिनके पास 200 से कम सिपाही भी हुआ करते थे। तो अवध का शासन समाप्त होने के बाद इन ताल्लुकेदारों की सेनाएं थीं, उन्हें भी भंग कर दिया गया था। यानी जब अवध का शासन समाप्त हो जाता है वाजिद अली शाह का, तो इनकी सेनाएं भी भंग कर दी जाती हैं, इनके किलों को ध्वस्त कर दिया जाता है। इन अंग्रेज़ों ने जो राजस्व नीति बनाई थी, उस राजस्व नीति, यानी राजस्व नीति का मतलब ज़मीन से जो लगान लिया जाता है उसके बारे में इन्होंने नीतियाँ बनाई, उससे भी ताल्लुकेदारों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम पर एक व्यवस्था लागू करी गई थी। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई, और इसमें कहा गया कि जो ये ताल्लुकेदार हैं केवल बिचौलिए हैं, इनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं, यानी ज़मीन पर इनका मालिकाना हक नहीं है। उन्होंने किसानों को धोखा दे करके अपना प्रभाव बनाया हुआ है, और एक मुश्त बंदोबस्त के अंतर्गत ताल्लुकेदारों को जो उनकी ज़मीन थी उनसे बेदखल कर दिया गया। यानी एक हमने क्या देखा कि जो एक मुश्त बंदोबस्त नाम पर जो भू राजस्व व्यवस्था लागू करी गई, उसमें ताल्लुकेदारों को केवल बिचौलिया कहा गया, और कहा गया इनका ज़मीन पर वास्तव में कोई मालिकाना हक नहीं है, यानी इनका कोई स्वामित्व तो नहीं है।
और इन्हें ताल्लुकेदारों को उनकी ज़मीन से बेदखल भी कर दिया गया। देखते ही देखते जो अवध के ताल्लुकेदार थे उनके पास पहले 67% गांव हुआ करते थे, लेकिन एक मुश्त बंदोबस्त जब लागू कर दिया जाता है तो इन गांवों की संख्या घट के केवल 38% रह जाती है, 38%। अवध का तो जो दक्षिणी इलाका था, दक्षिण का साइड, तो अवध के दक्षिण के जो ताल्लुकेदार थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ताल्लुकेदारों के तो आधे से अधिक गांव उनके हाथ, ज़मीन जो असली स्वामी है यानी किसान है उनको दे देंगे। ब्रिटिश अधिकारियों का क्या मानना था कि ताल्लुकेदारों से ज़मीन लेकर के किसानों को दे दी जाएगी, क्योंकि किसानों का ताल्लुकेदार शोषण कर रहे हैं, और अगर किसानों के पास ज़मीन पहुंच जाएगी तो ज़्यादा राजस्व यानी टैक्स ज़्यादा वसूल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि राजस्व वसूली में वृद्धि तो हुई, यानी राजस्व तो बढ़ा, लेकिन उन्होंने इस राजस्व की दरों को बढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। तो अधिकारी जल्दी समझ गए कि जो टैक्स का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, यानी किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 30% से लेकर 70% तक टैक्स बढ़ा दिया गया था, तो इसलिए किसानों का भला तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार का भला ज़रूर हुआ। तो इसलिए ये जो व्यवस्था अंग्रेज़ों ने लागू करी, तो इससे ना तो ताल्लुकेदार खुश थे और ना ही काश्तकार खुश थे। ताल्लुकेदारों की सत्ता छिनने का परिणाम यह हुआ कि पूरी एक सामाजिक व्यवस्था जो बनी बनाई थी वो भंग हो गई। तो मतलब नवाब के अंडर में ताल्लुकेदार होते थे, ताल्लुकेदारों से भी जब उनकी ज़मीन छीन ली गई यानी उनकी सत्ता भी छिन गई, तो जो समाज में व्यवस्था बनी हुई थी वो अपने आप एक तरीके से भंग हो जाती है। अंग्रेज़ों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, यानी वहाँ के जो लोग रहते थे तो वहाँ की जनता ताल्लुकेदारों से परेशान रहती थी, क्योंकि ऊंची दरों पर मतलब रकम देना, उनसे ज़्यादा पैसे वसूल करना, तो जनता परेशान रहती थी। लेकिन कई ऐसे भी ताल्लुकेदार थे जो बहुत ही सहृदयी थे, दयालु छवि के थे, यानी समय आने पर वो उनकी मदद भी करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन लागू हो गया तब इस बात की कोई गारंटी नहीं रही कि अगर फसल खराब हो जाती है तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी राजस्व कम हमें जमा कराना पड़ेगा, और कई बार तो वसूली को टालना भी असंभव हो जाता था। पहले क्या होता था कि ताल्लुकेदार मदद कर दिया करते थे, यानी अंग्रेज़ों ने जो लगान की रकम निश्चित कर दी थी वो उन्हें देनी ही देनी थी किसानों को, भले ही तुम्हारी फसल अच्छी रहे या ख़राब हो, इससे उनको मतलब नहीं था। तो 1857 में, अब 1857 के अगर विद्रोह की बात करते हैं तो वहाँ अवध जैसे जो प्रदेश थे वहाँ पर प्रतिरोध बहुत लंबा चलता रहा, यानी अंग्रेज़ों का विरोध होता रहा। वहाँ जो लड़ाई की बागडोर थी इन ताल्लुकेदारों और किसानों ने अपने हाथ में ले ली थी, और बहुत सारे ताल्लुकेदार नवाब वाजिद अली शाह के प्रति निष्ठा रखते थे, तो इसलिए वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लखनऊ चले गए। लखनऊ जाकर के जो उनकी पत्नी थी बेगम हज़रत महल, उनसे मिल गए। हालांकि इस विद्रोह में जो नवाब की पत्नी थी वो हार गई, इसके बाद भी वो ताल्लुकेदार अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करते रहे। किसानों का जो असंतोष था ये धीरे धीरे अब सैनिकों के बैरकों में भी पहुंचने लगा। बैरक मतलब जहाँ पर सैनिक लोग रहा करते थे। अब हम समझेंगे कि सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो जैसे जैसे हमने देखा कि किसान लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे, तो किसानों का असंतोष धीरे धीरे सैनिकों तक पहुंच गया, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक थे वो अवध के गांव से ही आए हुए थे और यहाँ सेना में भर्ती हुए थे। तो गांव की बात सिपाहियों के द्वारा, सिपाहियों के स्थान सैनिकों के बैरकों तक आ गई। और दूसरा कारण कि सिपाहियों को समय पर छुट्टी नहीं मिलती थी, उन्हें तनख्वाह भी कम मिलती थी। तो 1857 के जन विद्रोह के से पहले जो विद्रोह होता है, इससे कुछ समय पहले अगर देखते हैं हम, तो सिपाहियों और अंग्रेज़ अफसरों के रिश्ते पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये बदलते गए। 1820 के दशक में अगर हम देखते हैं तो सिपाहियों के और अंग्रेज़ अफसरों के जो संबंध थे वो दोस्ताना हुआ करते थे। अफसर और सिपाही दोनों लोग मिलकर के मौज मस्ती भी करते थे, तलवारबाजी करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे और साथ मिलकर शिकार करते थे। और अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानी भाषा बोलना भी
की कोशिश करते थे, यहाँ के रीति रिवाज भी मानते थे और यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के कल्चर से भी परिचित होना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज अफसर थे उनमें कड़क भी था, यानी एक शक्ति भी थी, लेकिन यहाँ के सैनिकों से एक अभिभावक की तरीके से स्नेह भी करते थे। बात समझना बेटा यहाँ पर कि जो अंग्रेज अफसर थे वो कड़ाई भी दिखाते थे और एक पेरेंट्स की तरह सिपाहियों से प्यार भी करते थे। लेकिन 1840 तक आते आते हालात बदलने लगते हैं। क्यों बदलने लगते हैं? क्योंकि इन अफसरों में, अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता के भाव पैदा होने लगते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ऐसे भाव आने लगते हैं और सिपाहियों को एक कमतर नस्ल का मानते हैं, यानी इनको एक खराब नस्ल का या कमज़ोर नस्ल का मानने लगते हैं और इन सिपाहियों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। तो पहले जो इन लोगों के बीच एक भरोसा हुआ करता था, उस भरोसे की जगह धीरे धीरे संदेह अब लेने लगता है, यानी इन लोगों के बीच भरोसा ना रह गया, अब एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगे। तो जो कारतूसों की घटना घटी थी, वो कारतूसों की घटना भी इसी का एक उदाहरण थी। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट में यहीं तक सीखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग आगे सीखने का प्रयास करेंगे।